अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। एक तो वो दुश्मन होता है ना जो सामने से वार करता है, आपको दिखाई देता है तो आप जो है पूरी तरह रेडी भी होते हैं और उससे लड़ भी पाते हैं और उसे डिफीट भी कर सकते हैं। पर एक वो दुश्मन होता है जो बिल्कुल आपके अंदर छुप के आप ही में से होता है, आपके अंदर जो है वो पनप रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जड़ों को बिल्कुल तबाह कर देता है। ऐसा दुश्मन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और खौफनाक भी होता है और उसको अगर हम वक्त पे उसको आइडेंटिफाई कर लें और समझ जाएं कि पहचान लें कि ये भाई हमारा दुश्मन है और इसको हमने किस तरह से बिल्कुल निकाल फेंकना है, तभी जो है आप सेहत की तरफ जो है वो गामजन हो सकते हैं। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर काशिफ खान को, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जर्राह हैं और जो सरतान से डील करते हैं। सरतान भी एक ऐसा ही मर्ज है जो आपके अंदर जो है वो पनपता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, छुप के वार करता है और उस वक्त आपको पता लगता है जब इसकी अलामात आना शुरू होती हैं और पूरी तरह चीज़ फैल चुकी होती है और इलाज के काबिल नहीं रहती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको इन डिटेल बता सकें कि वो कौन कौन सी अलामात हैं, छोटी छोटी निशानियां हैं। अगर आपको जिस्म में कहीं पे भी फील होती हैं तो वक्तन फ़वक्तन आप स्क्रीनिंग कराएं, आप टेस्ट कराएं और आप इसको आइडेंटिफाई करके अपने दुश्मन को पहचानें। सरतान को पहचान के उसी वक्त जराह के पास जाके उसको निकलवा देने से ही जान भी बच सकती है और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बच सकती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, आप आज तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो आप बात कीजिए कि ये जो सरतान है डिफरेंट किस्म के हिस्सों में होता है, हम डिफरेंट हिस्सों पे तो जाएंगे, पर इसकी जो मोटी मोटी अलामतें होती हैं जैसे वज़न का अचानक कम हो जाना, कोई फोड़ा या फिंसी ठीक ना होना और जो कुछ है, तो क्या चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स होती हैं जिनके बारे में इंसान को डरना चाहिए और फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना कराना चाहिए? तो जनरली अगर हम देखें तो जो भी कैंसर्स हैं जनरली वो ब्लीड करते हैं। तो ब्लीडिंग कहीं पे भी हो तो वो एबनॉर्मल होती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर है तो वो पखाने के साथ खून के साथ आएगा, किडनीज़ का या ब्लैडर का कैंसर है तो यूरिन में ब्लड आएगा, लंग कैंसर है तो उसमें खांसी के साथ ब्लड आता है। तो ये एक फ़ीचर ऐसा है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो कहीं भी जिस्म में से अचानक खून आना शुरू हो जाए, जैसे आपने कहा जैसे मसूड़ों में से आ रहा है या कोई भी ज़ख़म या फोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होता है? जैसे भूख ना लगना, क्या ये इम्पोर्टेंट है? या फिर वज़न का तेज़ी से गिरना, क्या ये भी इम्पोर्टेंट है? भूख ना लगना, वज़न का तेज़ी से गिरना जो है ये थोड़े से लेट फीचर्स हैं। अच्छा। तो इनके अगर वज़न गिरना शुरू हो गया तो ये तो काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है, तो ये थोड़ा सा लेट फीचर होता है। पहले फीचर को इग्नोर करेंगे तो फिर ये आएगा, तो हम चाहते हैं कि इससे पहले डिटेक्ट हो जाए। अच्छा, ठीक है, चलें हम ना हिस्सों से जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं थायराइड की तरफ। तो हमारे यहाँ थायराइड का मसला तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को थायराइड की मतलब कम होता है उनमें थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, और कुछ में ज़्यादा होता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसको कौन सा मसला है और क्या ये थायराइड का कैंसर हो सकता है और उसका कौन सा इलाज मुमकिन है? थायराइड बहुत कॉमन है। थायराइड जब बढ़ जाता है साइज़ में तो इसको ग्वाइटर यानी कि गिलड़ कहते हैं। अब गिलड़ कौन सा कैंसर है कौन सा नहीं है, गिलड़ तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर कोई ऐसा गिलड़ है कि जो कि सडनली साइज़ में इंक्रीज़ किया है और पहले रिलेटिवली सॉफ्ट था, अब वो फर्म या हार्ड हो गया, सख्त हो गई ये जगह, वो पॉइंट आउट करता है। फिर उसके बाद आवाज़ में तब्दीली आना, ये एक हार्ड साइन है। अगर आवाज़ में तब्दीली आती है और साथ में गिलड़ है तो ये एक हार्ड साइन है कि जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो साइज़ में बढ़ जाना, आवाज़ की तब्दीली, फिर उसके अलावा अगर एक जगह स्वेलिंग सामने है और साथ में मुख्तलिफ जगहों पे भी स्वेलिंग अपीयर होना शुरू होती है यानी कि लिम्फ नोड्स में आती है, तो ये भी एक हार्ड फीचर है थायराइड कैंसर का। लेकिन ये भी अहम है कि कोई भी थायराइड की स्वेलिंग है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसमें इस सिचुएशन में सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जो आता है वो नेक का अल्ट्रासाउंड आता है। तो कोई भी थायराइड अगर साइज़ में बढ़ गया है, ग्वाइटर बन गया है, तो उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अच्छा, तो अगर किसी को सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, उसे भूख भी जो है वो कम लगती है, नींद ज़्यादा आती है और हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले वो भी जाके अपना ग्वाइटर जो है वो चेक कराए कि यहाँ पे है और फिर वो अल्ट्रासाउंड कराए। तो जो FNAC होता है जिसमें नीडल जाके देखते हैं, वो कितना ज़रूरी है डायग्नोज करने में कि ये थायराइड दवाइयों से ठीक हो जाएगा या ऐसे सर्जरी की ज़रूरत है? जनरली हम सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर फीचर्स होते हैं कि जो सजेस्टिव होते हैं, जिनकी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि नीडल का टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अगर कोई एक स्वेलिंग है और वो एक ही है और बाकी जगहों पे स्वेलिंग नहीं है तो ये रिस्क बढ़ाती है। फिर उसके पूरा स्कोरिंग ग्रेड है, फिर उसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि नीडल का टेस्ट होना चाहिए तो या ये नहीं। कोल्ड और हॉट नोड्यूल जो लोग कह रहे होते हैं, एक हॉट नोड्यूल है, कोल्ड, इसमें क्या फ़र्क होता है? और बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में भी क्या फ़र्क होता है? हाँ, हॉट और कोल्ड का कैंसर से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये थायराइड के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद सॉलिटरी और डोमिनेंट नोड्यूल्स आते हैं, ये होते हैं, ये काम ज़्यादा या कम नहीं कर रहे होते। जनरली थायराइड कैंसर आता है जो थायराइड नॉर्मल काम कर रहा होता है। हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म के फीचर्स जनरली नहीं होते। अच्छा। नॉर्मल थायराइड के फंक्शन चल रहा होता है, बीच में एक लंप बनता है जो कि कैंसर की निशानी होती है। तो जनरली थायराइड फंक्शन टेस्ट्स नॉर्मल आएंगे। अल्ट्रासाउंड नेक पे आएगा कि थायराइड में नोड्यूल है, जो जनरली 1 सेंटीमीटर से जब बड़ा होता है तो नीडल टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, तो देखिए डॉक्टर साहब ने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वैसे जो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स होते हैं, वो सर्दी वाला और नींद ज़्यादा आना और दिमाग का सही नहीं चलना, ये सारे जो होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, स्वेट करना और भूख ज़्यादा लगना, नींद ना आना, वो सारा कुछ जो है वो हाइपर में होता है। लेकिन ये थायराइड कैंसर में ये नहीं होता, उसमें लंप होता है जिसको कि आपने डायग्नोज कराना होता है विद अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी और फिर उसे निकलवा देना होता है। अब इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो थायराइड सर्जरी है ये कितनी कोई सेंसिटिव चीज़ है और कहाँ से करानी चाहिए, या उसमें वोकल कॉर्ड्स आपके डैमेज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या होने चाहिए प्रिकॉशंस, या कितनी देर लगती है? सर्जरी में जनरली 2 से ढाई घंटे लगते हैं, जिसमें सिर्फ थायराइड को अगर निकालना है। अगर बीमारी लिम्फ नोड्स तक फैल चुकी हो तो साथ में लिम्फ नोड डायसेक्शन भी करनी पड़ती है, जिसमें एडिशनल 2-1 घंटे लग जाते हैं। तो लेकिन ये सर्जरी अब बहुत ही प्रेडिक्टेबल सर्जरी बन चुकी हुई है। इट्स वेरी सेफ़, जो एक्सपर्टीज़ हैं उसमें बहुत अच्छी हो चुकी हुई हैं, एनेस्थीसिया बहुत सेफ़ हो चुका हुआ है। जनरली पेशेंट्स अगर मिडल एज्ड भी है, 60-70 की एज भी है, पेशेंट एडमिट होते हैं, ऑपरेट होते हैं और 48 आवर्स में डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। इट इज़, और वॉइस का जो प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं वेरी लो होते हैं, लेस देन अराउंड 0.1% चांसेस होते हैं। तो इन सेफ हैंड्स इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। तो लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डरते हैं सर्जरी से, अगर सरतान पाल भी रहे हो तो उसे पालने देते हैं लेकिन उसकी सर्जरी नहीं कराते। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि कितनी जल्दी सर्जरी करा लें ताकि वो ना फैले? इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। तो अगर किसी को भी थायराइड में गर्दन के सामने कोई लंप है तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल तो नहीं है। एटलीस्ट नेक का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, नेक के अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे नीडल टेस्ट होना चाहिए और ओवरऑल इवैल्यूएशन करके फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो आमतौर पे अगर सर्जरी की ज़रूरत बन रही है तो जनरली पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। थायराइड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो टोटली ट्रीटेबल है। तो इवन अगर नेक के लिम्फ नोड्स में भी जा चुका हुआ है तो फिर भी ट्रीटेबल है। तो इसमें जनरली वो लोग सफ़र करते हैं जो बहुत ही अनड्यू डिले करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं और अब हम आते हैं छाती के सरतान पे। और छाती के सरतान के बारे में अवेयरनेस तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, लेकिन लोगों को इन डेप्थ ये नहीं पता कि ये एक्चुअली कितना ज़्यादा क्योरेबल है। लोग समझते हैं शायद ला इलाज मर्ज है। तो एक तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि इसलिए इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि छाती के ऊपर कहीं पे भी कोई फोड़ा या कोई फिंसी दिख जाए या कोई भी इस तरह की अलामत हो तो वो किस तरह फ़ौरन जो है वो ट्रीटेबल है और जान बचाई जा सके। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में ओवर द लास्ट ये जो 10, 15, 20, 30 सालों में बहुत हमने प्रोग्रेस कर लिया है। तो अब अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है तो क्योर रेट्स मोर देन 90% हैं, 90-95% क्योर रेट्स हैं। ये मैं उनकी बात करूं जो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन में स्क्रीनिंग का रोल है, और अगर स्क्रीनिंग के बियॉन्ड भी देखें तो जो अर्ली सिम्टम्स हैं एटलीस्ट उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। तो अर्ली सिम्टम्स का स्क्रीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अर्ली सिम्टम्स का जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली सिम्टम्स में छाती में कोई गिल्टी या स्वेलिंग का बन जाना, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है साइज़ में, इसमें पेन नहीं होता, छाती में बनती है, बगल में भी बन सकती है। फिर उसके बाद स्किन का चेंज होना, जिल्द का चेंज होना, जिल्द का अंदर की तरफ पुल हो जाना, और उसके अंदर एक ऑरेंज पील यानी कि माल्टे के जैसे होती है थिकनिंग आ जाना, और उसमें स्पॉट्स डिप्रेशंस होते हैं। ये ख़ास एक फ़ीचर होता है। तो स्किन में कोई तब्दीली आना, निप्पल में कोई तब्दीली आना, निप्पल का अंदर की तरफ खिंच जाना, और उसके अलावा बगल में गिल्टी बनना, और ओवरऑल अगर कोई चेंज आपको नज़र आती है, जो ब्रेस्ट में कोई चेंज आती है, कुछ एबनॉर्मल फील होता है, तो ये अर्ली सिम्टम्स में से हो सकते हैं। तो इसमें जाके डॉक्टर को दिखाना और टेस्ट करना, प्लस के 40 इयर्स की एज पे मेमोग्राम करना। चले एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
अस्सलाम वालेकुम, मैं सईम बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल पूछेंगी आज आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैंने पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना कि एक बीमारी है थायराइड की जो मौरूसी चली आ रही है, वो कुछ छोटे से इलाके हैं उनमें भी है, वो बिल्कुल ये गले की जो बीमारी इस कदर बढ़ जाती है कि स्वेलिंग जो है वो चेस्ट तक आई हुई होती है। वो कौन सी बीमारी है? वो माँ में भी है, फिर बेटी में भी है, बेटे में भी है, ये है? मतलब हकीकत है, मैंने खुद देखा है। थायराइड से जो इतने बड़े हुए हैं, और फिर जब देखो तो वो बाज तो बिल्कुल जैसे मुर्गे की वो नहीं होती, उस तरह आए हुए हैं। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा इनको ऑपरेट नहीं कर सकते अब। ये कौन सी चीज है और कब किस उसमें होती है और किस वजह से होती है? और दूसरा ये कि एक दूसरे को लगती है या किस तरह जो पूरे खानदान में फैल जाती है? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा रेलेवेंट सा सवाल था जी। एक तो ये कि एक दूसरे से लगती नहीं है। तो थायराइड की जो बीमारियां हैं वो उन एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, और ये हमारे हिली एरियाज़ हैं। हिली एरियाज़ में ज़्यादा आयोडीन की कमी होती है और वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में इन पहाड़ी इलाकों के लोगों में थायराइड जो है बढ़ जाता है साइज़ में, और ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स सालों के साथ बढ़ता चला जाता है। तो इनमें दो प्रॉब्लम्स आते हैं। इनमें एक तो ये होता है कि अगर थायराइड का कैंसर बनेगा तो वो डिटेक्ट करना लेट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से एक स्वेलिंग है, उसमें अब एक चेंज आए। तो इसमें याद रखना है कि कोई अगर थोड़ा सा सख्त हो जाता है, रीसेंट इंक्रीज, जल्द ही उसका साइज़ तब्दील हुआ है, पिछले कुछ दिनों में पहले एक ख़ास साइज़ चल रहा था फिर तब्दीली आई है, तो ये कैंसर की अलामात हो सकती हैं। फिर उसके अलावा एडिशनल प्रॉब्लम्स ये कर सकता होता है कि ये कुछ अरसे बाद ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। और इस सिचुएशन में फिर पहले मेडिसिन और फिर अल्टीमेटली सर्जरी चाहिए होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि थायराइड अगर साइज़ में बढ़ता चला जाएगा तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। फिर ये कंप्रेशन के सिम्टम्स यानी कि दबाव के लाता है, जिससे सांस ख़राब होता है। इसका टिपिकल सांस ख़राब होने की फीचर ये होता है कि लेटते हैं तो वज़न ज़्यादा पड़ता है और सांस और ज़्यादा ख़राब होता है। आम लोगों का ये होता है कि चलने से सांस ख़राब होता है, इन लोगों का लेटने से सांस ख़राब होता है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे हाशिमोटोस, थायराइडाइटिस वगैरह, ये आपकी कंजेनिटल होती है, एक मतलब माँ से बच्चे को जाती है? ये फैमिलीज में रन करता है, हाशिमोटोस फैमिलीज में रन करता है। एक कॉलर है, फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं हीरा बात कर रही हूँ पाकपतन से। जी पूछिए हीरा। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, जी पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी गर्दन में लेफ्ट राइट साइड पे गिल्टी है। ठीक है। मतलब गैट नुमा है, मतलब उसका साइज तो नहीं बढ़ा, उतना ही है, लेकिन ये पिछले 2 साल से है। ठीक है, आपकी एज क्या है? जी मेरी एज 35 साल। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका बेसिकली तो देखें, आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए और नेक का अल्ट्रासाउंड बेसिकली करवा लेना चाहिए। और अगर ये 1 सेंटीमीटर से ऊपर आती है या कोई भी सस्पिशन आता है तो इसका नीडल टेस्ट भी हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये जो गिल्टी हम बात कर रहे थे ना, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इनको फ़ौरन, बल्कि किसी को भी कहीं पे भी गिल्टी हो तो उसे डायग्नोज कर लेना। अब ये तो हमने थायराइड की बात की कि यहाँ पे गिल्टी, और हमने जैसे पहले बात की ऑटो इम्यून डिजीज़ की भी कि ये फैमिलीज़ में चलती आती है, तो उसमें पहले से ही काउंसलिंग कर दी जाए तो फैमिली को ना पढ़ाया जाए। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कि ये जो गिल्टी, अगर कहीं पे भी कोई गिल्टी या फोड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा जिस्म के किसी भी हिस्से में, और उसके एजेस भी बाहर की तरफ ऐसे रोल आउट हो रहे हैं या उसमें से खून निकल रहा है, तो इसकी कौन सा टेस्ट है? बायोप्सी कराएं, कैसी बायोप्सी कराएं, और फिर उसका क्या रद्द अमल होना चाहिए? देखिए, कोई भी स्वेलिंग है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और नीडल के साथ, अगर स्किन कवर्ड है तो नीडल के साथ उसकी का टेस्ट हो सकता है। बहुत छोटी है साइज़ में तो फिर हम डायरेक्टली उसको निकाल देते हैं, और अगर बड़ी है साइज़ में तो उसकी पहले बायोप्सी करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। और ये रिलेटिवली चूँकि सामने होती हैं तो इसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो जनरली लोग जल्दी आ जाते हैं और ट्रीटेबल होती हैं। अच्छा, ये जो हम कर रहे थे छाती के सरतान के बारे में, तो इसमें आपने कहा कि टेस्ट कराने चाहिए, तो एक तो डॉक्टर ने एग्जामिन कर लिया, दूसरा जैसे आपने यहाँ कहा था कि नेक का अल्ट्रासाउंड हो, तो यहाँ पे हमें मैमोग्राफी करानी चाहिए या ट्यूमर मार्कर्स कराने चाहिए, और क्या क्या टेस्ट होने चाहिए जो एस्टैब्लिश करेंगे इसके सरतान कहाँ है, कितना फैल चुका है, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? छाती के कैंसर छाती के कैंसर का जो स्क्रीनिंग है, जो तमाम ख्वातीन को, हेल्दी पॉपुलेशन को 40 ईयर्स पे सबको स्क्रीनिंग करवानी है, स्क्रीनिंग मेमोग्राम करवाना है। और अगर कोई सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगी, जनरली मेमोग्राम होगा
अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम की बेसिस पे बायोप्सी का डिसीजन लिया जाएगा, और बायोप्सी होती है, बायोप्सी की बेसिस नीडल से लेते हैं, नीडल से बायोप्सी लेते हैं, उसकी बेसिस पे डायग्नोसिस बनता है। जब डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर हम उसको एग्रेसिवनेस का पता चलाते हैं, रिसेप्टर्स उसके देखे जाते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेजिंग करते हैं, स्टेजिंग में फैलाव को देखा जाता है। ठीक है। फैलाव को देखने के बाद हम स्टेज डायग्नोज कर चुके होते हैं, स्टेज कर चुके होते हैं, देन वी मेक हम डिसीजन लेते हैं कि अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसकी बेसिस में ट्रीटमेंट में ऑप्शंस हैं, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशंस है, हार्मोनल थेरेपी है, तो इनकी तरतीब को सेट किया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बहुत है ना कि जैसे एक चलें कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद आसिफ। जी मोहम्मद आसिफ साहब, बताइए क्या पूछेंगे आप? क्या पूछेंगे आप? मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ। जी जी, आप सवाल क्या पूछेंगे? मैडम ये पूछना चाहते हैं कि जिस कहीं ये बात पूछना चाहते हैं, जी जी, ये पूछना चाहते हैं कि मेरे जिस्म में गिल्टियाँ बनती है कहीं से। सर में गिल्टियाँ हैं? हाँ जी, गिल्टियाँ कहीं ना कहीं बन सकती हैं, पूरे और जिस्म में ऐसे ठीक है, पत्थरों में छिकाव आ जाता है। ठीक है। कहीं जिस्म में, कहीं कहीं हिस्से में भी, कौन से हिस्से में भी। अच्छा, और ठीक भी हो जाती है खुद ब खुद या वैसे ही रहती है जो गिल्टी हो गई है? हाँ, खुद ब खुद कहीं ठीक हो जाती है जब से। और बहुत सारी हैं, कितनी ज़्यादा हैं? हाँ, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आप ना टीवी को बंद करके ना बात किया करें, टीवी की आवाज़ कम करके कॉल किया करें, क्योंकि फिर ना आपको रिपीट हमारी आवाज़ सुनाई देगी। तो इन्होंने आप आंसर सुन, वो गुस्सा भी आता है, और पट्टों में कमजोरी भी होती है, जैसे पट्टों में दर्द रहता है। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू। एक्चुअली ये जनरली मल्टीपल लाइपोमिटोसिस ठीक होता है। है कि ये फैमिलीज़ में रन करता है। इसमें ये होता है कि चर्बी मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठी हो जाती ठीक है, है। और इसको लाइपोमा कहा जाता है। मल्टीपल स्वेलिंग्स बनती हैं, और जनरली इनमें कोई ये ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन अगर कोई सडनली साइज़ में इनमें से इंक्रीज़ करे तो वो कंसर्न का बायस होती है, उसको फिर निकालना तो ज़रूरी ये हो जाता पट्टों है। की कमजोरी और वैसे जनरल कमजोरी के लिए मेरा ख्याल है विटामिन डी वगैरह के जी, टेस्ट कर बिल्कुल। लें, और फिर आप उनको सप्लीमेंट भी ले सकते हैं देखने के लिए, शुगर भी अपनी टेस्ट करा लें टू रूल आउट एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, हम किधर थे? हम थे अब हमारी स्टेजिंग और ग्रेडिंग के ऊपर। हाँ। कि ग्रेड हम कहते हैं कि भाई वो कितना असल टिश्यू की तरह का है, कितना Exactly. बिगड़ तो नहीं गया, और स्टेज वो है कि वो कितना फैल फैल चुका चुका है। है। तो हमारी तरह हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जैसे उनको स्टेज 3 फॉर एग्जांपल पता चलता है तो वो सारा इलाज छोड़ के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं अब तो बस नामुमकिन है इलाज। तो आप बताइए कि कौन से स्टेजेस पे इलाज मुमकिन है, और वाकई सर्जरी या फिर दवाइयाँ, कीमोथेरेपी या शुआओं से कहाँ तक बचाया जा सकता है, और देखिए, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अगर तो छाती का कैंसर छाती तक लिमिटेड है तो ये ऑलमोस्ट क्योरेबल है। ठीक है, उसकी पूरी आपने इलाज हाँ, कर दिया, पूरा निकाल दिया सारा। निकाल दिया। फिर उसके बाद अगर बगल तक गया हुआ है, ये भी टोटली क्योरेबल है। स्टेज ये 2 और 3 आ गया, स्टेज 2 एंड 3 आर टोटली क्योरेबल। स्टेज 4 जो होती है, जिसमें फैलाव हो चुका होता है, हड्डियों में चला गया है या लिवर में चला गया है, तो इसमें क्योर डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी पॉसिबल थोड़ा सा होता है। और बाकी जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी टारगेटेड थेरेपीज़ आ चुकी हुई हैं, और ये दे आर सो इफ़ेक्टिव कि अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है, अच्छी खासी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती है। तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो किसी भी स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर है, जो पहले किसी ज़माने में नाउमीदी होती थी, वो नाउमीदी होने की ज़रूरत नहीं है अब। बिल्कुल जी। कॉलर की जाने बढ़ते हैं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हिना सरवर साहिवाल से। जी पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, इनिशियल स्टेज थी, और कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर से ट्रीटमेंट करवाया था जी। अब वो ठीक हो गई हैं, लेकिन उनको दर्द है, तो क्या दोबारा चेकअप करवाएं या नहीं? ठीक है, उम्र बताइए। उम्र उनकी? बता दें, और कब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ था? 43 साल उम्र है, और अभी 2 दिन पहले चेकअप करवा के वापस आए हैं, और रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। ठीक है। लेकिन दर्द हो रही है उन्हें? हाँ जी, और इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। ठीक है। ठीक देखें, रेगुलर फॉलोअप तो बहुत चलता शुक्रिया, रहता thank है। you। हाँ, थैंक यू जी। रेगुलर फॉलोअप तो चलता रहना होता है, विच मींस के इनिशियली 3 मंथली फॉलोअप होता है, फिर 6 मंथ्स पे चले जाते हैं, फिर ईयरली फॉलोअप होता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद ईयरली फॉलोअप तकरीबन 10 साल तक चलता रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन के क्या ज़रूरत है, साथ में टेस्ट भी करवाए जाते हैं। जो दूसरी साइड, या अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन की हो तो फिर मेमोग्राम चलता रहता है, और साथ में अल्ट्रासाउंड से भी देखते रहते हैं, और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी चलता है। इसकी बेसिस पे हम
फॉलो अप रखते हैं कि डिजीज़ दोबारा तो नहीं कहीं आ रही, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा देखा डॉक्टर साहब, जाता है। मैंने कहा कि दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि दर्द तो बहुत सारी और चीज़ों में भी हो सकता है, मैस्टाइटिस है या वो जो ट्रीटमेंट हुआ है, सर्जरी हुई है या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वूंड का वो है, तो थोड़ा सा दर्द का कनेक्शन विद दिस भी बता दीजिए। वैसे ब्रेस्ट कैंसर इटसेल्फ इनिशियल Painless स्टेजेस होता है। पेनलेस होता है। सर्जरी के बाद पेन किसी भी सर्जरी के बाद ज़ख्म होता का है, होता ज़ख्म का पेन होता है, और जो हमारा जहाँ पे भी सर्जरी होती है वो एरिया हील कर रहा होता है और उसमें चेंजेस आ रही होती हैं अप टू 1 ईयर, और अपनी फाइनल शेप में वो स्कारिंग जो है 1 ईयर पे पहुंचती है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा खिंचाव वाला पेन होता है, तो बड़ा ही माइल्ड किस्म के पेन किलर्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसा गैबापेंटेन्स होते हैं, तो जनरली वो पेन रिलीफ कर देते हैं। तो फिर आपने ये वाला मुआयना कराते रहना है और फिर ये आप ले सकती हैं। हाँ, इसके साथ न्यूरोपैथिक में पेन के लिए। जो लिम्ब एक्सरसाइजेज हैं ब्रेस्ट सर्जरी के बाद, बाजू की एक्सरसाइजेज होती हैं स्पेसिफिकली, वो करते रहना होता है। अक्सर इसमें मसल स्टिफनेस की वजह से भी पेन होता है, तो नेक एंड शोल्डर एक्सरसाइजेज के साथ वो पेन सेटल कर जाता है। जितने लोगों को भी ये पट्ठों का खिंचाव और इनको इस तरह के हड्डियों के और जोड़ों के और पट्ठों के मसले होते हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी, रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो वैसे भी बड़ी अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है स्पाइसेस से भरा हुआ, मिर्चों से भरा हुआ। पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जिला खुशाब से बात कर रहे हूँ, मजहर इकबाल जी। जी पूछिए मजहर साहब। सर कोई कांदे नाल करके गिल्टी जी बनिया ने जी मली वगैरह। अच्छा ते सर जड़ा ना कानू शदीद दर्द रांदी है मली वगैरह जिसको कहंदे ना जी गिल्टी नुमा बनिया ते जड़ा दाने दाने जड़ा ना सड़ना ते चंगे थोड़े थोड़े दाने मकसद निकल रहे हैं। छोटे दाने है कि गिल्टी है? दो डिफरेंट चीजें होती है ना, छोटे छोटे लाल दाने या मोटी सी गिल्टी है कोई? छोटे दाने हैं सर, बड़े दाने हैं। अच्छा, अब दाने और गिल्टी में बड़ा फर्क होता है। दाने तो होते हैं ना जैसे खारिश के दाने होते हैं, लाल लाल से छोटे छोटे पीप पड़ी हुई है, या फिर गिल्टी होती है जो सख्त सी एक चीज होती है जो आप हिला सकते हैं, जो कि लाल नहीं है, जो कि स्किन के अंदर है। कौन सी चीज है अब? जी जी अब इसमें से चलिए आप आंसर सुन लीजिए, ठीक है सर। डॉक्टर साहब से रब्ता नहीं कर सकते हैं सर? मैं तो इधर जब डॉक्टर साहब से ही रब्ता है और आपको आंसर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये कुछ इन्फेक्टिव लगता है ज्यादा। दाने हैं, देखिए दाने और गिल्टी में थोड़ा सा फर्क होता है। जी बता दें। तो मेरे ख्याल से तो इन्फेक्शन से ज्यादा रिलेटेड है, या अगर दाने हैं तो स्किन के आपके तो फील्ड से। मैं ये आपको बता दूं, मैं भी डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते ही आपको ये बात बता रही हूँ कि ये जो इस तरह के दाने होते हैं ये किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से हो जाते हैं। और आपके कान में आप कह रहे हैं दर्द भी है, तो आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करना होगा डॉक्टर को दिखाने के बाद, कि अगर खारिश है तो फिर फंगल कोर्स होगा, और अगर खारिश नहीं है, सिर्फ दर्द या पीप है, तो वो एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक आपको देंगे। उसमें आपका शुगर भी टेस्ट कर लेंगे और आपका कान भी, तो आप वो दिखा दें। वैसे गिल्टी और दानों में ये वाला फर्क जो है वो होता है। गिल्टी मेरा फील्ड आ जाता है और दाने जो है स्किन स्पेशलिस्ट आप हैं, तो आपके थैंक यू। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हम आते हैं मैदे के कैंसर पे, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है। तो मैदे के कैंसर के कौन सी अलामात हैं वो ज़रूर बताइए, टेस्ट बताइए और उसका भी इलाज बताइए। अच्छा, मैदे का कैंसर उन कैंसर्स में से एक है कि जो कि अभी भी लेट डिटेक्ट होता है, और इसके सिम्टम्स शुरू के बड़े ही माइल्ड किस्म के होते हैं और बड़ा हाई लेवल ऑफ सस्पिशन चाहिए होता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि खाना खाने या अब पेट के ऊपर वाले हिस्से में डिस्कम्फर्ट होना, कुछ तब्दीली महसूस होना कि अब आई फील अनकम्फर्टेबल, जल्दी भूख ख़त्म हो जाना, तो अगर ये 40 साल की उम्र के बाद फीचर्स आते हैं तो ये सस्पिशन रेज करते हैं और इनकी बेसिस पे आगे, और ये तो अर्ली फीचर्स, बहुत अर्ली फीचर्स हैं कि कुछ तब्दीली आई है। ठीक है, डिस्पेप्सिया जिसको बोला जाता है, बदहजमी सी 40 साल की उम्र के बाद, डाइट वही है, कोई डाइट में कोई ख़ास तब्दीली नहीं लाए, लेकिन खाने पीने की हैबिट्स में से डिस्कम्फर्ट में हैं आप, तो ये अर्ली फीचर्स में से आता है। फिर उसके बाद लेट फीचर्स में ये है कि वॉमिटिंग्स होना शुरू होती हैं, क्योंकि मैदे का रास्ता आगे से बंद होता है, तो वो आता है। फिर उसके बाद अगर वॉमिटिंग है उसमें ब्लड आता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि चूंकि ये ब्लीड करता है, जो भी खून आ सकता होता है, काले रंग के पखाने आ सकते होते हैं, ये तो ऐसे फीचर्स हैं जो कि मिस नहीं होते। ठीक है। मैदे का कैंसर कभी कभार ऐसे होता है कि वो हल्का हल्का ब्लीड करता रहता है और हीमोग्लोबिन और एनीमिया हो जाता है। हाँ, और पखाने के साथ जो खून इतना कम होता है कि वो डिटेक्ट नहीं होता, मतलब कि वो नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता,
और ग्रेजुअली पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो मर्दों में किसी भी एज में हीमोग्लोबिन का कम होना और ख़वातीन में आफ्टर 40 और 45 अगर हीमोग्लोबिन गिर रहा है तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो ये अलामात इसकी हो सकती हैं। तो इसके लिए टेस्ट हम कौन से कराएं मैदे के कैंसर? पहले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मंजूम बात कर रहा हूँ जिला खुशाब से। जी पूछिए। मुझे 2013 का है जी थायराइड। ठीक है। उसकी वजह से ना तकरीबन थोरेक्सिन गोलियां जो है वो लगाई हैं डॉक्टर साहब ने, वो मैं खा रहा हूँ जी। इसको कोई हल है कि इन गोलियों से जान छूट जाए और ठीक हो जाए? आपको स्वेलिंग भी है, इधर सोजिश भी है? नहीं, जैसे थायराइड वालों को होती है वो महसूस ही नहीं होती, इससे से कोई चीज़ नहीं महसूस होती। अच्छा ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आप आंसर सुनिए। वैसे इसका कोई छुटकारा नहीं है, गोलियों से जान नहीं छूटती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड ने ओवर द इयर्स काम अपना कम कर दिया है। अब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इस सिचुएशन में सप्लीमेंट करना होता है। थायरॉक्सिन कोई मेडिसिन नहीं है। थायरॉक्सिन एक बॉडी, हर एक की बॉडी में थायरॉक्सिन बन रही है, इनकी बॉडी में नहीं बन रही तो बाहर से दे रहे हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस डोज एडजस्टमेंट करनी होती है अकॉर्डिंग टू आप उसको रिक्वायरमेंट। खाना समझ के खाएं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है उसी तरह जिस्म में खाने की होती है, उसी साथ थायरॉक्सिन खा ले, उसमें कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ये कंप्लायंस का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात रहे थे टेस्ट की जानिब कि क्या ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं, ये जो स्पेशल टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट CA19 सारा कुछ जो है, हम डिफरेंट किस्म के ट्यूमर मार्कर्स का टेस्ट करा लेना चाहिए अगर किसी को भी किसी किस्म के सस्पिशन हो रहा हो मैदे का या कहीं का भी और कैंसर का? एक्चुअली ट्यूमर मार्कर्स जनरली बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करना ट्यूमर मार्कर्स को तो वाइज नहीं है। ठीक है। अगर मैदे के कैंसर का सस्पिशन हो तो उसमें एंडोस्कोपी जो है, अपर जी एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है और उस पर डायग्नोसिस भी बनता है और रूल आउट भी किया जाता है। अच्छा, तो मैदे के कैंसर में फिर हो सकता है इलाज, मैदे को निकाल दिया जाता है एक हिस्से को, या क्या होता है इसका इलाज? मैदे के कैंसर में आजकल रीसेंट चेंज ये आई है कि जब डायग्नोज हो गया, स्टेज हमने कर लिया, उसके बाद हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। हाँ, कीमोथेरेपी दवाइयाँ और इंजेक्शन लगते हैं, 3 से 4 साइकिल लगते हैं, फिर सर्जरी होती है और कुछ केसेस में फिर 3 से 4 साइकिल्स कीमोथेरेपी के लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम सर्जरी की बात करते हैं, पहले तो लोग बिल्कुल चीर फाड़ के खोल के सर्जरी करते थे जिससे लोग डरते थे, उसके बाद उनकी जो है वो हीलिंग भी मुश्किल होती थी। अब तो कैमरे के जरिए एक छोटे से होल के जरिए सारी सर्जरी हो जाती है। तो क्या जिसको हम ये होल कहते हैं, लैप्रोस्कोपिक मिनिमली इन्वेजिव, छोटे से सुराख से करना जो हील हो जाती है, ये मुमकिन है इन सारे कैंसर्स में और आप करते हैं? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है और इसी की वजह से एक्चुअली सर्जरी का रोल मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि हम ज़्यादा पॉपुलेशन को जो रिलेटिवली सर्जरी के लिए अनफिट हैं उनको भी ये सर्जरी ऑफर कर सकते होते हैं। इसमें हम पेट के ऊपर एक छोटा सा सुराख बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं, उससे पोर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एयर इनसफ्लेट की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पेट की दीवार ऊपर उठ जाती है और फिर छोटे छोटे 5 मिलीमीटर, हाफ सेंटीमीटर के कट लगा के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स बड़े फाइन किस्म के, और हम सारी सर्जरी कर पाते हैं। इस सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि रिकवरी बड़ी क्विक होती है और इसके पीछे थीम ये है कि डैमेज हमने कम किया है। डैमेज कम करेंगे तो क्विक रिकवरी होगी और सर्जन को ये बेनिफिट होता है कि सर्जन को बेहतर नज़र आता है, एक मैग्नीफाइड व्यू नज़र आता है और क्लैरिटी जो ओपन सर्जरी से बेहतर क्लैरिटी, बिगर विजन खून वगैरह भी, ब्लीडिंग भी कम होती है। जी बिल्कुल, इसमें ब्लीडिंग भी कम होती है और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, इसमें बाद में हर्निया बनने के चांसेस कम होते हैं, बाकी ज़ख़म के प्रॉब्लम्स कम आते हैं, जो बाद में पेन रहता है वो कम होता है, आंतों का आपस में जुड़ने के चांसेस कम होते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स की बात करें तो मरीज़ ऑपरेशन से चंद घंटे बाद ही खुद चलना फिरना शुरू कर देते हैं। अगर यूरिन के पाइप की, कैथेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत भी हो तो जल्दी निकाला जा सकता होता है, खाना पीना जल्दी रिज्यूम होता है, लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जल्दी घर चले जाते हैं और काम पे वापस जो काम करते हैं बैक टू ऑफिस वो जल्दी हो जाता है, एडिशंस भी नहीं बनते। अच्छा, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है? क्यों लोग अभी भी दूसरी सर्जरी की तरफ जाते हैं? रेडिली अवेलेबल तो है, ठीक है। अब उसमें डिपेंड करता है कि जो बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो कैंसर है इसमें एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चाहिए होती है और स्किल्स चाहिए होते हैं और
उसके एडिशनल गैजेटरी चाहिए होती है, वो उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड है, बट जो बेसिक लेप्रोस्कोपी है उसकी फैसिलिटी तो रेडीली अवेलेबल है। अच्छा, आपने मैदे की कैंसर की बात की, अब थोड़ा सा आंतों की तरफ आते हैं। आंतों का कैंसर भी बहुत ही कॉमन, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है। इसमें क्या होता है? इसमें ये खून आने के साथ साथ ये जो कभी पेचिश रहना, कभी कब्ज रहना, ब्लोटिंग हो जाना, गैस रहना, और क्या क्या अलामात होती है कोलोरेक्टल कैंसर की, और उसको भी किन लोगों को स्क्रीन करना चाहिए और उसकी कौन से मोडालिटीज़ हैं? कोलोरेक्टल बड़ी आंत का जो कैंसर है, बड़ी आंत थोड़ी बड़ी होती है, दाएं साइड और बाएं साइड में इसको डिवाइड किया जाता है। जो बाईं साइड या आखिरी हिस्से के जो कैंसर होते हैं जनरली वो पखाने के साथ खून आता है, पहला ये सिम्टम होता है। फिर उसके बाद साथ में रेशा या झाग नुमा चीज़ आना शुरू होती है पखाने के साथ। फिर उसके बाद ये होता है कि पखाना करने के बाद फीलिंग आती है कि अभी पखाना पूरा निकला नहीं है, ये फीलिंग आना शुरू होती है। फिर उसके बाद पखाने करने की हैबिट्स में तब्दीली आती है, जिसमें ये होता है कि कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी लूज़ मोशंस हो जाते हैं। होता ये है कि जो असल में रास्ते में रुकावट आ रही होती है, रुकावट की वजह से पखाना रुक जाता है, कब्ज़ हो जाती है, फिर उसके रिएक्शन में बॉडी उसमें फ्लूइड डालती है और फिर बंदा खाना पीना कुछ कम करता है और फिर लूज़ मोशन होते हैं और फिर यही साइकिल चलता रहता है। ये बाईं साइड के और पखाने के आखिरी हिस्से के जो अलामात हैं, दाईं साइड का जो कैंसर है वो थोड़ा सा साइलेंटली आता है। वो इस तरह आता है कि वो ब्लीड तो कर रहा होता है लेकिन कम ब्लीड कर रहा होता है, तो एट टाइम्स ब्लड जो है वो डायरेक्ट नज़र नहीं आता, टेस्ट पे पता चल सकता होता है। तो इसमें भी ग्रेजुअली हीमोग्लोबिन गिरना शुरू हो जाता है, वीकनेस आती है, चलने से सांस फूलता है और यहाँ पे दाईं साइड पे स्वेलिंग फील होना शुरू हो जाती है। चलिए कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, रिजवान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी रिजवान साहब पूछिए। अच्छा, एक तो मेरे कमर के पीछे बैक पे इस तरह गिल्टी नुमा थोड़ी बड़ा सा है, ठीक है, वो हाथ में पकड़ने होता है, तो वो खतरनाक तो नहीं है? मैंने वैसे डॉक्टर को चेक करवाया, वो कहते हैं इसका कोई मसला नहीं है। कमर के किस लेवल पे है? ऊपर है, बीच में है, नीचे है? ऊपर ये जहाँ पट्टे हैं इस जगह पे। वैसे मैं करवट जब लेता हूँ तो मुझे थोड़ा पेन फील होता है, वो जब दबाने होता है। इसका साइज बड़ा है पिछले दिनों में? साइज नहीं, साइज बस एक ही है, नॉर्मल ही है। ठीक है। और दूसरा ये कि मेरी जो बेटी है उसके सर में छोटी सी गिल्टी है। अच्छा। वो ऐसे हाथ के नीचे आती है, अगर वो करें, साइज बस थ्रू आउट इतना ही है, छोटा सा। ठीक है, और कुछ पूछेंगे डॉक्टर? नहीं, बस थैंक यू जी, आप जवाब सुनिए, बहुत शुक्रिया। जनरली ये लाइपोमास यानी कि चर्बी इकट्ठी हो जाती है। दूसरा ये है कि सेबेशियस सिस्ट होती है जो कि बाल के रूट के साथ बनी होती है और इनमें जनरली कोई चेंज खास नहीं आता। जो सेबेशियस सिस्ट होती है उसमें इन्फेक्शन बार बार हो सकता होता है, तो ऑपरेट लेकिन अगर तो उसके ऊपर कोई होल बना हुआ है ना, कोई सुराख सा आपको दिख रहा है, एक छोटा सा उसका वो ब्लैक डॉट, तो डॉट अगर दिख रहा है ना कोई, तो फिर तो सेबेशियस सिस्ट है। आप फिर जाइए डॉक्टर के पास और वो उस पूरे की पूरी सिस्ट को निकाल के आपको सी देंगे। और अगर नहीं है, कोई भी इस तरह का डॉट नहीं बना हुआ, तो फिर वो मोस्ट लाइकली फिर लाइपोमा है, तो इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। बहुत छोटा लाइपोमा है, बहुत ज़्यादा है बॉडी पे बने हुए, तो फिर ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको नज़र पे रखना होता है। एक ख़ास साइज़ से ऊपर चला जाए तो ऑपरेट करा लेना चाहिए। अगर ये कॉस्मेटिकली कहीं पे बुरा लग रहा है, पेन कर रहा है, किसी ऐसे एरिया में आता है जैसे ये बता रहे थे कि ये लेटते हैं तो वो फिर वो पेन करना शुरू कर देता है, तो इस सिचुएशन में इसको ऑपरेट करा लेना बेहतर ही होता है। तो बेहतर ही है कि आप उसको निकलवा लें। अच्छा, हम कोलोरेक्टल कैंसर पर वापस आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इसके फिर आप डायग्नोसिस टेस्ट बता दीजिए और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर तो कॉलर फिर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ। जी पूछिए। मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी वाइफ के ना चेस्ट में गिल्टी है, वो मैंने चेक करवाया था डॉक्टर्स को, तो वो कह रही थी कि भाई इसका ऑपरेट होगा। जी। तो फिर मैंने एक और डॉक्टर को चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना 6 महीने बाद आप इसको चेक कीजिएगा, तो अगर इसका साइज बढ़ेगा तो फिर हम आपको बताएंगे ऑपरेट करवाना है या नहीं करवाना। वो अभी करवाना चाहिए या बाद में साइज देख के करवाना चाहिए? एज क्या है उनकी? एज है उनकी 30 एज है। और ये कब से है? ये तकरीबन 3-4 माह से हुआ है। ठीक है, 3-4 माह से। ठीक है। तो इसमें दरअसल होता ये है कि ये फाइब्रो एडिनोमा हो सकता होता है। थैंक यू जी।
जनरली ये फाइब्रोएडिनोमास होते हैं जो कि कैंसर नहीं होता, लेकिन इसमें भी केयरफुल रहना होता है क्योंकि कुछ तो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट इस एज पे हो जाता है। अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे फिर डिसीजन लिया जा सकता होता है कि नीडल टेस्ट, तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होता है कि या नीडल टेस्ट कर लें या फिर अगर 30 की एज है तो फिर या ऑपरेट करवा लें या नीडल टेस्ट कर लें। बेहतर ये होता है कि नीडल टेस्ट करके पहले डायग्नोज ये कर कह लें। रहे हैं ना कि एक डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेट कराएं और दूसरी कह रही हैं कि वेट एंड वॉच, आप देखें और फिर साइज इंक्रीज हो तब कराएं। तो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन लें। 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, बहुत मेरे ख्याल ज़्यादा, से 6 वीक्स पे रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए। ठीक है, आप बस 1 महीना वेट कीजिए, उसमें करा लीजिए और फिर जितना जल्दी एक चीज़ से जान छूट जाए उतना जी, बेहतर है। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों सर्जरी से घबराते हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि ब्रेस्ट सर्जरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे खुदा न खास्ता ठीक ना हो सके या कोई और नुकसानात हो, और अब तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी जो है वो मुमकिन है। ब्रेस्ट सर्जरी ओवरऑल अब बड़ी सेफ सर्जरी हो चुकी है। इसमें मरीज़ एक दिन दाखिल होता है और अगले दिन डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है, और कुछ केसेस में तो सेम डे भी डिस्चार्ज किया जा सकता होता है। तो ब्रेस्ट सर्जरी में ने इवॉल्व किया है। पहले छाती के कैंसर के लिए पूरी छाती उतार दी जाती थी, लेकिन अर्ली अब डिटेक्ट हुआ है तो सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाता है, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी हो जाती है और बाकी भी कोई इसमें इशू वाली बात रही नहीं। इट इज़ अ वेरी सेफ कंट्रोल्ड सर्जरी। हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया हुआ है इस फील्ड में। अच्छा, तो अब हम कोलोरेक्टल पे वापस आते हैं, उसका बता रहे थे आप। अच्छा, कोलोरेक्टल का ये है कि अगर बहुत लो लेवल ऑफ सस्पिशन हो तो स्टूल का टेस्ट किया जा सकता होता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लेवल ऑफ सस्पिशन हो तो हम डायरेक्टली क्लोनोस्कोपी, बड़ी आंत का कैमरे से मुआयना होता है और उसको वो कर लेते हैं, उस पर रूल आउट भी हो जाता है। और अगर कहीं पे शक हो तो वहाँ से बायोप्सी ली जाती है और बायोप्सी टेस्ट के लिए जाती है और उस पर कंफर्म या और इससे भी सर्जरी से ठीक हो जाता है ये कोलोरेक्टल? जी बिल्कुल। बड़ी आंत का कैंसर उन कैंसर्स में से एक है कि जिसका पिछले 20, 30, 40 सालों में क्योर रेट्स बहुत इम्प्रूव किए हैं, और अब ये स्टेज 4 पे भी कुछ सिचुएशंस में क्योरेबल होता है। ये मतलब कि अगर सिंगल जगह पे फैला हुआ है तो वो भी निकाल देते हैं, तो इसका बड़े अच्छे क्योर रेट्स हैं। और ये एक ऐसा है कि जिसमें बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फील्ड में बड़ा अपने एडवांस किया है, और बड़े से बड़ी आंत के कैंसर के ऑपरेशंस जो हैं अब हम लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी। कौन कॉल कर रहे हैं हमें? जी, मैं शहनाज जाहिद बात कर रही हूँ जी। मुझे 2 साल से था, कैंसर था, मेरा इलाज हो गया है जी। वो भी हो गई, कीमो भी हो गई, हर चीज हो गई है जी। लेकिन उसके बाद ये तकलीफ हो गई है कि मुझे मोशन बहुत आते हैं। आपको कहाँ का कैंसर था? मुझे था तो यूट्रस में, कह रहे थे यूट्रस भी निकाल दिया, ट्यूब्स भी निकाल दिए, ठीक है, हर चीज निकाल दी है मेरी पेट से। कहते चर्बी की दीवार थी, वो आगा खान से हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन। ठीक है। लेकिन अब जो है ना ये तकलीफ हो गई है। मैंने अब आगा खान तो नहीं जाती, उस्मान में डॉक्टर बैठते हैं कैंसर के, बस अब उन्हीं से इलाज है मेरा। उन्होंने रेफर किया था मुझे वहाँ पे। उम्र बताइए अपनी। मेरी 60 प्लस है, लेकिन हाँ 60 है मेरी। तो ये कांस्टेंट डायरिया रहता है? हाँ, मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से तो एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिल लें, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल रही हैं, और उनसे भी वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और साथ में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो आंतों के डॉक्टर होते हैं उनसे भी मिल लें, तो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट करेंगे और एक्चुअली बड़ी आंत का फ्लोरा चेंज हो जाता है इसके साथ, तो वो फिर कुछ सप्लीमेंट्स दें और तो उससे बेहतरी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, आप जाके अपने माहिर जो अमराज मैदा है उनको दिखाइए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को, और वो पूरे के पूरे टेस्ट करके देखेंगे कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ इरिटेट तो नहीं कर रही आपकी गट को, या क्या इशू है जिसकी वजह से आपको मोशन हो रहे हैं। और उसका ज़रूरी नहीं है कि कैंसर से ही ताल्लुक हो, पर जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उससे अगर कोई ताल्लुक हो सकता है तो वो उसको रूल आउट करके आपको ज़रूर जो है वो बता देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि इनको था कैंसर जो है ओवेरियन कैंसर था, ठीक है, ओवरी का कैंसर था, नहीं ओवेरियन था कि यूट्राइन कैंसर था, यूट्राइन कैंसर। तो बच्चेदानी का कैंसर या जो आपकी ओवरीज होती हैं जहाँ से वो निकलता है उसका कैंसर, इनकी क्या अलामात है? और सर्वाइकल कैंसर हमारे यहाँ वो भी बहुत ज़्यादा है, इनकी क्या अलामात है और ये कितनी जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं? अच्छा, अब हम गायनी के कैंसर्स की बात करें ना, तो इसमें सबसे कॉमन तो हमारे यहाँ ओवरी का कैंसर है, फिर दूसरे नंबर पे एंडोमेट्रियम का है, फिर सर्विक्स का है। ठीक है। तो जो ओवरी का कैंसर है, ओवरीज जो हैं बॉडी के अंदर होती हैं, ये भी हमने देखा है कि हमारा ये लेट प्रेजेंटेशन होती है ओवरी के कैंसर की, और इसके भी फीचर्स बड़े ही माइल्ड किस्म के होते हैं।
जनरली ओल्ड एज में आता है, यानी कि +50 +60 में ये होता है। पेट के निचले हिस्से में दबाव, हैवीनेस, खिंचाव सा महसूस होना शुरू होता है। फिर उसके बाद पेट के निचले हिस्से में डिस्टेंशन, यानी कि पेट थोड़ा सा फैल जाता है, बाहर को निकलता है। यूरिन के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं कि यूरिन में आपको थोड़ी देर बाद यूरिन पास करने, ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है, पखाने करने की आदत में तब्दीली आती है, ओवरऑल हैवीनेस है। ये वेग किस्म के फीचर्स आते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जो उनको मीनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं, उसके बाद स्पॉटिंग स्टार्ट होती है। तो ये फीचर्स हैं जिन पे ओवरी का कैंसर और जो यूट्रस का यानी कि एंडोमेट्रियम या सर्विक्स का कैंसर है, ये जनरली पोस्ट मीनोपॉजल यानी कि मीनोपॉज माहवारी बंद होने के बाद स्पॉटिंग की फॉर्म में आता है। तो ये अगर स्पॉटिंग को कोई मिस ना करे और उसको डॉक्टर को दिखा ले और इवेल्युएट हो जाए तो जनरली ये अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन है, इसके क्या रोल है और कितना अच्छा है कि लड़कियों को ये वैक्सीन दिला दिए जाए? जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ फिर से कॉलर है, उसके बाद वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ, वाकैंड के साथ एक गाँव है बोटीपैंट, वहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी पूछिए। मेरी वाइफ है मेरी वाइफ ने इंजेक्शन लगवाया था जी, तो उनको तकरीबन 3 माह के करीब हो गए इंजेक्शन लगाए हुए। तो वो एक बाजू पे गिल्टी सी बन गई, वो खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, नीली है, नीले रंग की है? मेरे रंग तो उसने नहीं बदला मगर गिल्टी बन गई बहुत मोटी सी। चले ठीक है, जो अंदर ही अंदर ऊपर से नहीं नजर आती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तकलीफ भी होती है बाजू से। जी जी, तकलीफ भी होती जी। ये जी फ्लेबोटमी का हाँ, 2 किस्म के इंजेक्शंस लगते हैं, एक इंट्रामस्कुलर लगते हैं, एक वेन्स में लगते हैं। वेन में दोनों के बाद स्वेलिंग बन सकती होती है। जो इंट्रामस्कुलर लगते हैं उनके बाद डीप सीटेड वहाँ पे स्वेलिंग बन सकती होती है, लेस कॉमन होती है, फर्म होती है, डीप होती है और पेन करती है। इसमें जनरली ये ओवर ईयर्स थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ठीक होने में, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बॉडी इसको ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर पेन कर रही है या उसमें साइज़ में इंक्रीज़ आता है तो फिर उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, हमें एरिया का नीडल टेस्ट करने की ज़रूरत हो तो नीडल टेस्ट कर लेते हैं, ख़ासतौर पे अगर साइज़ बढ़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा, अगर इंट्रावीनस हो जाए कि खून जमने की वजह से, तो वो जनरली सेटल कर जाती है ओवर द पीरियड, उसको थोड़ा सा टाइम देना होता है। हाँ, नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी, मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी मैडम, मेरी वाइफ है माशाल्लाह से 50 इयर्स ओल्ड हैं और हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। और शादी से कुछ अरसे कबल यानी कि 6 महीने पहले इनको जो है थायराइड का प्रॉब्लम हुआ था। उस वक्त से लेकर अब तक में कई टेस्ट करा चुके हैं और अभी तक कोई भी इन्होंने मेडिसिन वगैरह नहीं ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत उनकी सेहत है। बस यहाँ पर लेफ्ट लोब पे ग्लैंड से थायराइड स्कैन भी हुआ है। हमारे 3 बच्चे भी हैं और वाइफ को मैंने कई दफ़ा इसरार किया ऑपरेशन कराने का, तो लेकिन वो नहीं मानती है, नहीं करवाती है। और जिस बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी लेके गए तो उन्होंने विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स में ये कहा है कि इनकी बस सर्जरी करवा ले, ये ग्लैंड से फंक्शनिंग है, थायराइड स्कैन के अंदर भी मेंशन हुआ है। और कहा कि इनकी सर्जरी करवा दे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। बाकी कोई भी इश्यूज नहीं है, ठंडा ना पीती हैं, ना खट्टा कुछ खाती हैं। तो बेसिकली एक स्वेलिंग है जो बॉदर कर रही है। जी थायराइड बिल्कुल, वो लेफ्ट लोब है, उसमें लिखा हुआ है फंक्शनिंग नोड्स इन्वॉल्विंग द लेफ्ट लोब ना। ठीक है, जो आपने थायराइड स्कैन करवाया है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आप उनको कन्विंस करें कि उनको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड को बुरी लग रही है। एक्चुअली मेरे ख्याल से जो थायराइड इतने अरसे से मौजूद है, अब उसको असेस कर लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि ये ओवर द ईयर्स थायराइड बढ़ता रहता है। फिर 50 की एज पे जाके ये काम ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। जब ये काम ज़्यादा शुरू करता है तो फिर हाइपर थायराइडिज्म के फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें गुस्सा आना, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, ये आ सकते होते हैं। इसके साथ फिर मेडिसिन से इसको शुरू में कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी करवानी पड़ती है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आ सकता होता है कि ये सांस की नाली पे कंप्रेशन देना और हड्डी के पीछे अगर ख़ास तौर पे जाना शुरू हो जाए तो ये अल्टीमेटली बेहतर यही होता है कि इसमें सर्जरी करवा लें, बजाय इसके कि ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों और फिर ऑपरेट करवाएं। देखिए ना, ये कितने कंसर्न थे अपनी वाइफ के बारे में, और इनकी वाइफ को कन्विंस करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई एक चीज़ है अगर मौजूद और वो बॉदरसम हो सकती है तो उसकी सर्जरी करा लें, उसमें कोई नुकसान। और जनरली सर्जरी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लोग
सर्जरी से डरे हुए हैं ना, बेसिकली इनके सिचुएशन में भी यही ऐसी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस या इसमें पेशेंट जो ट्रीट हो चुके हैं उनका रोल आता है और सोसाइटी का रोल आता है। ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आपस में, ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए कि भाई इतनी भी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है और बहुत ज़्यादा उनको बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन आना, रुक रुक के पेशाब आना, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो उसका क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं और उसके कौन से टेस्ट हैं और कौन सा PSA कराना चाहिए, क्या होना चाहिए टेस्ट? देखिए, इसकी स्क्रीनिंग के लिए तो PSA लेवल्स को यूज़ किया जा सकता होता है। आजकल गाइडलाइंस है कि सेलेक्टिवली यूज़ किया जाए और जो पेशेंट्स बन के आपके पास आए उनको देखना, उनका करवा लेना चाहिए। और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड पे इसको देखा जाता है। और जनरली ये ओल्ड एज की बीमारी है, पेशेंट्स आते हैं पेशाब में रुकावट के साथ, उस पे इवेल्युएट होते हैं और PSA लेवल करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर उसके बाद पेशाब की रुकावट के सिम्टम को सेटल करना होता है और साथ में प्रोस्टेट के कैंसर को रूल आउट करना होता है। तो ये इसकी भी सर्जरी मुमकिन होती है इजीली? प्रोस्टेट कैंसर में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं ट्रीटमेंट की, अगर लोकलाइज्ड हो। एक सर्जरी होती है, दूसरी रेडिएशन होती है। दोनों के रिजल्ट्स करीब करीब हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। तो बड़ा एक सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से पेशेंट्स सर्जरी के बेहतर कैंडिडेट्स हैं और कौन से पेशेंट्स रेडिएशन के, तो ऐसे डिसीजन लिया जाता है। सर, जो कार्सिनोजेंस हैं, जो हमने बहुत सुना हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हाइड्रोकार्बन है, फलाना है, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा बात कीजिए और इसकी प्रिवेंशन की, जस्ट टू वाइंड इट अप। प्रिवेंशन के बारे में मैं अभी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर है, इन्होंने इस दफ़ा की जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, दे क्लेम के जी 30 to 40% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। अच्छा, विच मीन्स कि, और उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि क्या क्या हमें करना है। उसमें उन्होंने बताया है इफ़ वी अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, एल्कोहल छोड़ें, फिज़िकली एक्टिव हो जाएं, दे सजेस्ट कि जितना भी आप वॉक कर सकते हैं। और इस दफ़ा जो वर्ल्ड कैंसर डे था उसका थीम ही ये था कि वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स इफ़ यू कैन। तो 5K वाज द थीम दिस टाइम। फिर उसके बाद वेट को कंट्रोल में रखना, ओवर वेट होना बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ाता है। फिर उसके बाद डाइट का रोल आ जाता है। डाइट में हम जितना क्लोज टू नेचर होंगे, जितना हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, उतना हम प्रोटेक्टिव होंगे। और जितना हम हाई टेम्परेचर को कुक्ड चीज़ें खाएंगे, फिर उसमें कार्सिनोजेंस बढ़ जाते हैं। डाइट की बात करें तो जो हाईली स्मोक्ड एंड सॉल्टेड, जिसमें कार्बन लेवल जैसे कि बारबेक्यू है, ये बुरा है, ये इसमें कार्सिनोजेंस ऐड हो जाते हैं। डीप फ्राइंग से हो जाते हैं। और इवन जो एयर फ्रायर एट वेरी हाई टेम्परेचर्स है, मोर देन 180 पे जब जाता है तो फिर उसमें कार्सिनोजेंस बढ़ जाते हैं। माइक्रोवेव वगैरह भी? माइक्रोवेव का ऐसा रोल नहीं है। प्लास्टिक्स का यूज़ है और फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर फ्राइंग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर काशिफ खान। और आपने सुना कि मयाना रवि को इख्तियार करें ज़िंदगी में और थोड़ा सा खाएं और बहुत सारा मूव भी करें और खालिस खाएं, खालिस सोचें, अच्छा सोचें और वक्त पे अगर आप चीज़ को डायग्नोज करा लें तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल जो है वो मुमकिन है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।